हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो हमने एक नया चैप्टर, फ्रेश चैप्टर और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत की थी। क्या नाम है इस चैप्टर का? एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 1। तो इस चैप्टर का हम लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि जस्ट इसके पहले वाले चैप्टर में हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी। इसके पहले लेक्चर में, माफ कीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी और हमने आपको बताया था कि ये जो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं कि किस प्रकार ऊपर ही ऊपर सतह में हमारे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो चेंज होने लगते हैं, अलग अलग शेप्स लेने लगते हैं। और उसमें मैंने बताया था कि वेदरिंग होता है। तो वेदरिंग भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मैकेनिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। ये इतने सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज इस टॉपिक को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पार्ट होता है यानी मैकेनिकल वेदरिंग, तो वो क्या होता है, मैकेनिकल वेदरिंग के कौन से टाइप्स होते हैं और क्या ऐसे फैक्टर्स है जो मैकेनिकल वेदरिंग को कॉज करते हैं, किस वजह से होता है, ये सभी चीज आज के इस लेक्चर में आपको मिलने वाला है, डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर से देख लेना। और साथ ही में आप हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन को भी चेक करते रहना, क्योंकि वहां पे हम आपके लिए बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो भी कंटिन्यूअसली वीडियोस डालते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने इसके पहले आपका पूरा का पूरा साइंस और पूरा का पूरा मैथ्स जो सब्जेक्ट है महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा चैप्टर के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं। तो आप प्लीज जाइए प्लेलिस्ट के अंदर, हमारे चैनल के अंदर एंटर हो जाओगे तो प्लेलिस्ट दिखेगा, वहां के अंदर जाओगे तो हर चैप्टर के, हर स्टैंडर्ड के लेक्चर वाइज, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो प्लीज जाइए, देखिए और अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर लेना। और जितना हो सके उतना अभी से ही पढ़ के रख लो, क्योंकि दोस्तों बाद में लेट हो जाएगा, लोड ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो पहले से बहुत सारी चीज आप पढ़ लोगे तो काफी ज्यादा आराम आपको बाद में मिलेगा। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे 2 और चैनल है, जिसका नाम है JR टॉक्स, जिसपे हम करियर गाइडेंस के वीडियोस डालते हैं, और JR व्लॉग्स, जिसमें हम व्लॉगिंग के वीडियोस डालते हैं। नया नया शुरुआत किया है, तो प्लीज जाइए सपोर्ट कीजिए और काफी अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो प्लीज जाइए, देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये सब था, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सपोर्ट हमें जरूर से करोगे। और साथ ही में हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, क्योंकि आज हमें पढ़ना है मैकेनिकल वेदरिंग के बारे में। तो क्या होता है मैकेनिकल वेदरिंग, देख लेते हैं हम लोग। मैकेनिकल वेदरिंग, अब देखो नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलना चाहिए। मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में मशीन्स आ जाएंगे क्या? नहीं, लोग गलत फहमी में जीते हैं। जैसे कि हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन वाला इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे मैकेनिकल का वर्ड का एग्जैक्टली जो मीनिंग होता है वो कुछ और है। मैकेनिकल वेदरिंग इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो एक तरीके से फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, या फिर एक तरीके से मैकेनिकल इंबैलेंस की वजह से हो रहा है। तो वो सभी चीजें क्या क्या हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें मैकेनिकल वेदरिंग की, और वेदरिंग का मतलब पहले आपको समझा दूं। वेदरिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि कभी भी जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, पहाड़ होते हैं, समझ लो, तो वो क्या होते हैं, वक्त के साथ साथ इसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। वो क्रैक्स आने के बाद धीरे धीरे इसमें टुकड़े टुकड़े कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में आ जाते हैं। और एक समय आ जाता है हजारों सालों के बाद कि ये बड़े बड़े चट्टान जो है वो एकदम पतले पतले छोटे छोटे मिट्टी जो होता है, सॉइल जिसको बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है। तो एक जमाना हुआ करता होगा जब हमारा पृथ्वी जब था, बहुत ही बड़े बड़े चट्टान पत्थर हुआ करते थे। तो आज के डेट में ये लैंडफॉर्म कैसे बन गया, जमीनें कैसे बन गई, ये सब चीज कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द वेदरिंग। लेकिन वेदरिंग में भी टाइप्स है। तो पहला आज पढ़ेंगे मैकेनिकल वेदरिंग्स। तो मैकेनिकल वेदरिंग्स की अगर बात करें तो अगर बहुत सारे जमीन को आप नोटिस करोगे तो वो कैसा होता है, लेयर बाय लेयर का जमीन होता है। यानी कि एक लेयर के अंदर दूसरा लेयर, और उसके अंदर फिर एक तीसरा लेयर, फिर उसके अंदर एक चौथा लेयर, इस प्रकार का जमीन होता है। यानी कि आप एक जमीन को खोदने जाओगे, जब भी खड्डा करोगे तो ऊपर का जमीन का जो लेयर होगा वो अलग होगा, फिर और थोड़ा सा डीप में जाओगे तो उसको छुओगे तो उसका जो लेयर होगा वो थोड़ा अलग होगा, फिर और नीचे जाओगे तो और अलग मिलेगा, और नीचे जाओगे तो और अलग मिलेगा। ये सब चीज हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स में इसके पहले हमने कंप्लीट किया हुआ है। और अर्थ क्रस्ट के बारे में जब मैंने पढ़ाया था आपको, क्रस्ट के बारे में, क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल, मेंटल के नीचे होता है कोर, जो कि 8th स्टैंडर्ड में आपने शायद पढ़ा होगा। तो ये सब चीज हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हर एक लैंडफॉर्म जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। तो सेम मैकेनिकल वेदरिंग की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लेयर्स होते हैं जो एक के नीचे एक अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। और इसका जो लेयर होता है वो एक अनियन जैसा होता है। जैसे कि आपने देखा है कि जो कांदा होता है, कांदा, प्याज जिसको बोलते हैं, प्याज, उसको छीलते हैं हम लोग, तो एक लेयर के अंदर दूसरा लेयर होता है, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, तो हम लोग खोलते जाते हैं। आपने देखा है ना कांदा कैसा रहता है, तो कांदे जैसा ही लेयर होता है। यानी कि एक समझ लो आपका जमीन है, एक समझ लो आपका जमीन है, तो जमीन के अंदर क्या होते हैं, लेयर्स बहुत सारे आपको देखने मिलते हैं। यानी एक के अंदर एक ऐसा ऐसा लेयर्स आपको देखने मिलता है। दैट्स व्हाई ये सब चीज को मैकेनिकल वेदरिंग कहा जाता है। और साथ ही में अगर मैं बात करूं, अंदर का जो पार्ट होता है वो अलग होता है, ऊपर का पार्ट अलग होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी जमीन को आप देखोगे तो ऊपर का जो पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा किसके
किसके कांटेक्ट में आता है दोस्तों? हीट के कांटेक्ट में आता है। यानी कि जो सन का जो हीट आता है वो सबसे ज्यादा इसको ही मिलता है, ऊपर के लेयर को मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो बोलते हैं ना हीटनेस, जो एकदम टफनेस जिसको सामना करना पड़ता है, हर मौसम का सामना करना पड़ता है, वो ऊपर के लेयर को सामना करना पड़ता है। तो ऊपर का जो लेयर होता है वो किसी और तरीके का हो सकता है। फिर जैसे आप थोड़ा अंदर जाओगे लेयर के अंदर, तो हो सकता है उसके अंदर का जो लेयर हो वो कोई और तरीके का हो। तो ये क्यों हुआ पॉसिबल? बिकॉज अलग अलग लेयर्स को अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग लाइट, अलग अलग हीट, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग टाइप के रेन्स, ये सब चीज का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो ये सब चीज की वजह से ही डिफरेंस क्रिएट होता है। और एज ए रिजल्ट इसके वजह से क्या होता है कि जो बाहर का जो लेयर होता है, आउटर जो लेयर होता है चट्टानों का, रॉक्स का, बड़े बड़े पत्थरों का, जो बाहर का जो लेयर होता है वो टूट के अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतना प्रेशर जब उसके ऊपर आ जाएगा, हीट आ जाएगा, तो वो बेचारा क्या करेगा? अपने आप को टूट जाएगा, सहन नहीं कर पाएगा इतनी गर्मी को, टेम्परेचर को, प्रेशर को। तो वो क्या हो जाता है? फॉल अपार्ट हो जाता है, यानी कि टूट के बिखर जाता है, अलग हो जाता है बड़े चट्टान से। यानी कि एक तरीके से ऊपर का जो लेयर है वो टूट के नीचे बिखर जाएगा और अंदर के लेयर फिर रह जाएंगे। फिर इसके ऊपर हीट आएगा, फिर ये भी टूट के निकल जाएगा। तो धीरे धीरे वो टूट टूट के और ज्यादा छोटा होते जाता है, और छोटा होते 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 वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सभी चीज होता है मैकेनिकल रॉक्स में, मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स में। और यही जो प्रोसेस होता है ना, इसको एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं। ये जो प्रोसेस जो मैंने बोला, इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लॉइटेशन। जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला चीज, अभी इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनहांस करूंगा, थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा। तो एक्सप्लॉइटेशन जो मैंने बोला, तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रॉक, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रॉक, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका चट्टान था, अब इसके ऊपर सबसे पहले हीट लग रही है, तो ये जो होगा धीरे धीरे ऊपर के जो लेयर होंगे वो टूट के बिखर जाएंगे। तो अंदर के लेयर बचेगा। तो अभी ऊपर का जो लेयर था वो टूट के बिखर गया, तो अंदर का लेयर बचा। फिर इसके ऊपर वापस से हीट लगेगा, तो ये भी क्या होगा? टूट के बिखर जाएगा। फिर उसके अंदर का जो लेयर है वो बचेगा। तो इस हिसाब से वो क्या हो जाएगा? छोटा होते होते बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, और पूरा का पूरा जो रॉक होगा वो वेदर हो जाएगा। वेदर मतलब टूट के बिखर जाएगा और सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा, वेदरिंग हो जाएगा उस रॉक का। और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ना दोस्तों, इसी को कहते हैं, इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रॉक। यानी रॉक का टूट के एक्सप्लॉइट हो जाना, टूट के बिखर जाना, ठीक है ना, मेन रॉक से अलग हो जाना। तो यही प्रोसेस को हम लोग एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं। अब ये जो मैकेनिकल वेदरिंग जो हम बार बार बोल रहे हैं, तो ये जो मैकेनिकल वेदरिंग होता है ना, ये मेनली होता है कुछ रीजंस की वजह से, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है इसके वजह से होता है। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे कि हम बात करें, बारी बारी से बात करेंगे, ठीक है, बारी बारी से बात करेंगे। लेकिन पहले वो जो फैक्टर्स के जो नाम है वो आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसके वजह से ये मैकेनिकल वेदरिंग जो है वो होती है। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। ओके, हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स कॉसिंग मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग को कौन से फैक्टर्स कॉज करते हैं? मैकेनिकल वेदरिंग को कौन से फैक्टर्स जो है वो कॉज करते हैं? तो सबसे पहला जो फैक्टर है, पहले मैं लिखा देता हूं सब फैक्टर्स को, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि बात करूं, एक फैक्टर होता है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के वजह से भी मैकेनिकल वेदरिंग जो है वो होता है। तो पहला फैक्टर टेम्परेचर हो गया। दूसरे फैक्टर की मैं बात करूं वो है दोस्तों फ्रॉस्ट, ठीक है। फ्रॉस्ट होता है, ये सब क्या होता है, फ्रॉस्ट वगैरह ये सब चीज एक्सप्लेन करूंगा बारी बारी से। फिर होता है क्रिस्टल ग्रोथ, ठीक है ना, क्रिस्टल ग्रोथ, इसको भी ध्यान से देखेंगे हम लोग, क्रिस्टल ग्रोथ क्या होता है। फिर फोर्थ फैक्टर की अगर मैं बात करूं वो होता है दोस्तों रिलीज ऑफ प्रेशर, ठीक है ना, रिलीज ऑफ प्रेशर, इसको देख लेंगे हम लोग, रिलीज ऑफ प्रेशर क्या होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वाटर, पानी की वजह से भी ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, वो भी मैकेनिकल वाला, तो वाटर हो गया। एंड यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रीजंस जो है आपको देखने मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार होता है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैकेनिकल वेदरिंग के मेन कारण के बारे में बात करूँ, टेम्परेचर। तो आपको पता ही है दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं वो डायरेक्टली धूप के कॉन्टैक्ट में आता है, यानी सन का जो हीट होता है उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो सन के इतने ज्यादा कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हीट जो होगा वो जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर उस इलाके का, उस पर्टिकुलर रेंज पे जो टेम्परेचर पड़ रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं रॉक्स के अंदर वो क्या हो जाते हैं, एक्सपांड होने लगते हैं। क्योंकि जो चट्टान है आपका, जो रॉक है ना दोस्तों, ये अकेला नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स प्रेजेंट है। तो जब इसके अंदर कोई मिनरल्स प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपांड होंगे। यानी कि एक तरीके से इसके अंदर क्या हो जाएगा, रॉक्स के अंदर ऐसे दरार क्रिएट हो जाएंगे, क्रैक्स जिसको बोलते हैं ना, क्रैक, तो क्रैक आने लगेंगे, एक्सपांड हो जाएगा। तो उसके अंदर जब क्रैक आने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे तरीके से फैलने लगेगा और टूटने लगेगा। तो जिसके वजह से क्या होता है कि एक बहुत ही ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि मिनरल्स जब एक्सपांड हो जाएंगे तो क्रैक्स जब डेवलप हो जाएंगे तो उसके अंदर एक क्या हो जाएगा, टेंशन क्रिएट हो जाएगा। कौन सा टेंशन, जो मुझे होता है टेंशन वो नहीं, जो आम इंसान को होता है वो टेंशन नहीं। टेंशन का मतलब होता है तनाव, खिंचाव, तनाव बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा टेंशन हो गया। अब जैसे कि अपनी उंगली को मैंने देखो पकड़ के रखा है, तो कितना टेंशन लग रहा है यहाँ पे,
हिल रहा है मेरा हाथ, मैंने दोनों तरफ से अपना प्रेशर लगा दिया, तो इसको बोलते हैं टेंशन। तो टेंशन हो गया, तनाव बोलते हैं उसको, ठीक है ना। जब हम रबड़ बैंड को खींचते हैं तो कितना टेंशन हो जाता है उसके अंदर, ठीक है, तो वो टेंशन होता है। तो वो टेंशन आ जाता है, यानी कि पत्थरों के बीच में टेंशन क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश करते हैं। और सेपरेट होने की जब कोशिश करते हैं और वही टाइम पे जब मिनरल्स एक्सपांड कर जाएंगे, तो वो टाइम पे क्या हो जाता है कि जो क्रैक्स उसके अंदर होते हैं ना, टेंशन, वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है। तो कभी इंक्रीज भी होता है, लेकिन मिनरल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो जो क्रैक्स होते हैं या फिर जो टेंशन होता है वो कभी कभी डिक्रीज भी हो जाता है। तो कभी इंक्रीज हो रहा है टेंशन, तो कभी डिक्रीज हो रहा है। तो बार बार जब इंक्रीज और डिक्रीज जब हो रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मूवमेंट हो जाएगी इंटरनल तरीके से। और जब वो इंटरनल तरीके से जब मूवमेंट होने लगती है, तो रॉक्स के अंदर एक डिस्टर्बेंस आने लगता है। और उस एरिया में क्या हो जाता है, टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, टेम्परेचर पड़ रहा है ना कंटिन्यूअसली धूप का, तो उसके से बहुत ज्यादा क्रैक्स डेवलप होने के वजह से जो है उसके अंदर दरार आ जाती है, और धीरे धीरे मैकेनिकल वेदरिंग जो है, यानी कि रॉक्स का टूटना और बिखरना जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये था हमारा पहला फैक्टर, यानी टेम्परेचर की वजह से ये सब चीज होता है। क्लियर है? पहला फैक्टर आपको समझ में आ गया किस हिसाब से टेम्परेचर की वजह से मैकेनिकल वेदरिंग होती है। ये हो गया पहला चीज। अब दूसरा मैं बात करूंगा फ्रॉस्ट। तो पहली बात तो फ्रॉस्ट क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉस्ट बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी जब पानी इस पर्टिकुलर रीजन में पड़ता है, चट्टानों के ऊपर, रॉक्स के ऊपर जब पड़ता है पानी, ठीक है, तो पानी जो होता है कभी कभी जब बहुत ज्यादा बढ़ता है और उस हिसाब से टेम्परेचर जब नहीं होता है, तो वो पानी जो होता है वो कूल डाउन भी होने लगता है। यानी कि एक तरीके से जो पानी होता है वो फ्रीज होता है। फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है, पानी का जम जाना, फ्रीज हो जाना, वाटर बिकम्स फ्रीज, पानी का जम जाना। तो पानी जब जमने लगेगा ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि ये जो पहाड़ होते हैं, चट्टानें होती है, रॉक्स जो होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं, इनके अंदर दरार आ जाता है। तो वो दरार के अंदर जब पानी घुसता है, दरार के अंदर जब वो पानी घुसेगा और ये पानी इसके अंदर घुस गया, बाद में वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, यानी फ्रॉस्ट हो जाएगा। तो जब फ्रॉस्ट हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से उसके अंदर क्या आने लगेगा, एक्सपांशन आने लगेगा। यानी कि एक तरीके से क्या हो जाएगा कि पानी का टेम्परेचर जब बिलो 0 डिग्री चला गया, तो क्या हो गया, पानी फ्रीज हो गया। उस वजह से पानी जब क्रैक्स के अंदर चला गया था, तो क्या हो जाएगा, जो क्रैक्स होगा वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और पानी का जो प्रेशर था, पानी मतलब कौन सा पानी, बर्फ वाला पानी, यानी कि फ्रीज वाला वाटर, फ्रॉस्ट वाला पानी, तो वो धीरे धीरे उसका प्रेशर बहुत बढ़ते जाएगा, और उसका जो वॉल्यूम होगा, यानी कि जो वाटर का जो फ्रीज हुआ होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपांड होने लगेगा। यानी कि इन शॉर्ट क्या हो रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से पहाड़ों के बीच में, यानी कि जो चट्टान होंगे इसके दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो अब जैसे कि मेरा ये पूरा एक पहाड़ है, देखो पहाड़ मतलब चट्टान है, ये चट्टान है और इसके बीच में ये गैप है। जब गैप है तो गैप के अंदर जो फ्रॉस्ट भरा हुआ है, जो पानी फ्रीज हुआ है, जो भरा हुआ है, वो एक्सपांड जब कर रहा है, तो इस साइड और इस साइड वो क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, तनाव, टेंशन क्रिएट करेगा। तो टेंशन जब क्रिएट कर रहा है तो ये दो मेरे चट्टान जो है वो अलग होने की कोशिश करेंगे। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, जब अंदर के जो वॉल्यूम थे वो बढ़ जाएंगे, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दोनों क्या बहुत सारे टुकड़े में बिखर जाएगा, और इस हिसाब से मैकेनिकल वेदरिंग हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, शैटर हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। तो इस तरीके से भी क्या हो जाता है, मैकेनिकल वेदरिंग हो जाता है। फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल ग्रोथ क्या होता है, आपने देखा होगा समुद्र के किनारे अक्सर जो चट्टान होते हैं बड़े बड़े, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स आ जाते हैं, देखा ये आपने, ठीक है ना। मैं गोवा गया था तो मैंने देखा कि बहुत सारे चट्टान ऐसे थे, एक जगह था गोवा में समुद्र के किनारे, उस चट्टान के अंदर, ये ऐसा छोटा नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं। मैं तो ऐसा दिखाने के लिए बना रहा हूं, लेकिन बहुत बड़े चट्टान होते हैं, आपकी बुक में आपको देखने मिल जाएंगे किस हिसाब से उसका शेप रहता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये चट्टान के अंदर ऐसे आपको पोर्स देखने मिलेंगे, छोटे छोटे होल्स देखने मिलेंगे। तो ये क्यों होते हैं दोस्तों, ये होल्स इसलिए होते हैं क्योंकि क्रिस्टल ग्रोथ उसके अंदर होता है। क्या होता है क्रिस्टल ग्रोथ, ऑब्वियसली सबको पता है कि समुद्र के किनारे कोस्टल इलाके में पानी जो होता है वो नमकीन होता है। नमकीन मतलब खाने वाला नमकीन नहीं, सॉल्टी होता है, ठीक है। तो सॉल्टी इसलिए होता है क्योंकि ऑब्वियसली सभी को पता है समुद्र का पानी सॉल्टी होता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे अल्कलाइन वाटर होने की वजह से, बेसिक पानी अल्कलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर होने की वजह से उसके अंदर स्मॉल होल्स जो होते हैं ना वो क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि रॉक्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं इस अल्कलाइन वाटर में आके थोड़े थोड़े डिसॉल्व होने लगते हैं, टूट के बिखरने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये अल्कलाइन वाटर के सॉल्यूशन के वजह से, ये सॉल्यूशन के इफेक्ट के वजह से यहां पे उसमें छोटे छोटे होल्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, और वही होल्स के अंदर जब वो हीट एंटर होता है, जब धूप आएगी, हीट आएगी, तो वो जब हीट उसके अंदर एंटर हो जाता है तो पानी जो होगा उसके अंदर, ये होल्स के अंदर जब पानी होगा वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है दोस्तों, पानी पहले इधर पे ठंडा हो रहा था, फ्रॉस्ट में पानी ठंडा हो रहा था, तो वो बर्फ में कन्वर्ट होकर उसको एक्सपांड कर रहा था, टेंशन होकर वो टूट रहा था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि होल्स में जब वो पानी जा रहे हैं तो वो पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द हीट। पानी क्या बन गया, भाप बन गया। तो वो जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो वाटर वेपर और जो क्रिस्टल्स रहेंगे ना अल्कलाइन मटेरियल के, जो अंदर पानी घुसा था अल्कलाइन वाटर, तो उसका वो क्या हो जाएगा, अल्कलाइन मटेरियल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और वो चट्टान के अंदर फंसा रह जाएगा, और जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपना स्पेस बनाना, यानी अंदर की तरफ फैलना शुरू कर देंगे। और जैसे वो अंदर की तरफ स्पेस बनाने लगेंगे और
फैलना शुरू करेंगे, धीरे धीरे टेंशन क्रिएट हो जाएगा अगेन रॉक्स के अंदर, एंड रॉक जो है वो अंदर से टूट के बिखरना शुरू हो जाएंगे और ऊपर से धीरे धीरे फिर से रॉक का जो है टुकड़ा टुकड़ा होना और शैटर होना शुरू हो जाएगा। और इस हिसाब से अगर आप देखोगे, यानी कि वो चट्टान को अगर आप देखोगे तो वो कैसा दिखाई देगा पता है क्या? हनी कॉम्ब जैसा, यानी कि खोखला। हनी कॉम्ब देखा है ना आपने कैसा रहता है? इस प्रकार का शेप रहता है, मतलब पूरा, ठीक है ना, ऐसा खोखला खोखला बबल बबल जैसा। हनी कॉम्ब देखा है ना, मधुमक्खी का छत्ता जिसमें मधुमक्खी अपना घर बना के रहती है, देखा है ना आपने, बड़े बड़े उसमें से हनी निकालते हैं, तो उसके ऐसा दिखने लगता है, तो उसको हनी कॉम्ब बोलते हैं। तो उस हिसाब से होता है। तो ये था क्रिस्टल ग्रोथ के बारे में। फिर नेक्स्ट अगर फैक्टर की बात करें वो है रिलीज ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का रिलीज कैसे होता है और किस हिसाब से ये मैकेनिकल वेदरिंग में यहां पे शामिल है। जैसे कि बात करें रिलीज ऑफ प्रेशर में, तो जब रॉक्स के अंदर बहुत सारे टेंशन जब आ जाते हैं, क्रिएट जब हो जाते हैं रॉक्स के अंदर, तो टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से भी हो सकता है, पानी के फ्रीजिंग की वजह से, क्रिस्टलाइजेशन की वजह से भी हो रहा है। तो जो बाहर के लेयर है ना रॉक्स के, वो क्या करते हैं, एक प्रेशर को अप्लाई करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं वहां पे, और उसके वजह से क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं उसके अंदर भी एक प्रेशर डेवलप हो जाता है और उसके ऊपर भी, यानी एक्सटर्नल लेयर के ऊपर भी और अंदर के जो लेयर्स है इंटरनल लेयर्स के ऊपर भी क्या हो जाता है, प्रेशर कहीं ना कहीं डेवलप हो जाता है। तो दोनों की तरफ ही कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रेशर जो है वो आते रहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि कभी अंदर का जो पार्ट है वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा तो वो बाहर की तरफ से टूटेगा, और अगर बाहर का पार्ट अंदर की तरफ प्रेशर अप्लाई करेगा तो अंदर से पहले टूटेगा। तो इस हिसाब से जो प्रेशर होता है वो रिलीज होता है, चाहे वो अंदर से हो, चाहे वो बाहर से हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो। तो वो इस प्रकार से अपना जो प्रेशर होता है वो रिलीज करता है, और जैसे ही प्रेशर रिलीज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, टूट के बाहर निकल जाता है, और धीरे धीरे उस चट्टान का, उस रॉक का क्या होने लगता है, वेदरिंग होने लगता है, मैकेनिकल वेदरिंग होने लगता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट जो फैक्टर है मैकेनिकल वेदरिंग का वो है पानी। तो पानी की वजह से क्या होता है, आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पे हमेशा बारिश वगैरह होती है, रेनफॉल्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब भी चट्टानों के ऊपर बारिश होगी और ऑब्वियसली धूप की वजह से जब क्रैक्स वगैरह डेवलप हुआ रहता है तो पानी उसके अंदर क्या हो जाता है, घुस जाता है उसके अंदर, और धीरे धीरे वो बड़े बड़े चट्टान को सैंडस्टॉर्म में सैंडस्टोन यानी कि छोटे छोटे पत्थरों में, और धीरे धीरे कॉन्ग्लोमरेट में ये जो है वो क्रिएट कर देता है और कन्वर्ट कर देता है। तो इस हिसाब से बहुत सारी चेंजेस होने लगते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पहाड़ जो होते हैं, पहाड़ यानी कि रॉक्स वगैरह जो होते हैं, ये धीरे धीरे सैंड पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, इस हिसाब से छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा टूट टूट के बिखर जाते हैं और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जब पानी जब इसके अंदर पेनिट्रेट होता है, जैसे बड़े बड़े चट्टानों में जब पानी घुसता है तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आप समझ लो कि ये बहुत बड़ा चट्टान है। अब ये क्या है, बहुत बड़ा चट्टान है। तो जब इसके अंदर पानी इसके अंदर एंटर हो गया तो वो क्या करेगा, क्रैक करना शुरू करेगा, तोड़ना शुरू करेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो पत्थर आपस में, चट्टान आपस में जो जुड़े हुए थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये धीरे धीरे आपस में सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होकर जब बिखर जाएंगे तो वो इस प्रकार से पत्थर दिखेंगे, गोल गोल छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े, इस हिसाब से वो पत्थर जो है वो आपको दिखेंगे। और आपको पता है दाना कैसे दिखता है, ग्रैनुल कैसे दिखते हैं कोई भी चीज का, जैसे कि आप बीच पे जाते हो तो कैसे सैंड दिखता है, तो उस हिसाब से वो चीज कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज को ग्रैनुलर वेदरिंग कहते हैं, यानी मैकेनिकल वेदरिंग का ही पार्ट है लेकिन ग्रैनुलर वेदरिंग, क्योंकि वो चट्टान जो था बड़ा सा कन्वर्ट हो गया छोटे छोटे महीन महीन पार्टिकल्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी पत्थरों के टुकड़े में, तो ग्रैनुल्स जैसा दिखने लगा। ग्रैनुल्स मतलब होता है ना, जैसे आपका चावल क्या हो गया, एक ग्रैनुल हो गया, एक दाना जैसा, दाना का शेप कैसा होता है उस हिसाब से दिखने लगता है, इसीलिए इसको ग्रैनुलर वेदरिंग भी कहते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ग्रैनुलर वेदरिंग, ठीक है। तो ग्रैनुलर वेदरिंग के जैसे वो दिखने लगते हैं। एंड लास्ट में अगर बात करें, जैसे कि कभी कभी होता है कि जो टेम्परेचर होता है पानी का, एंड साथ में बात करें तो वो वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल तो होता है, लेकिन उसके वजह से कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन भी होता है, यानी कि कभी पहाड़ के अंदर या फिर चट्टानों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा पानी की वजह से, कभी रिलैक्सेशन यानी एक्सप्लॉयटेशन भी होगा। तो ये सब चीज के वजह से धीरे धीरे एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगते हैं, और उसका यहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं, यानी कि जिस वजह से वो जुड़े होते हैं, वो टूट के बिखर जाते हैं, और धीरे धीरे उनका क्या हो जाता है, ब्लॉक्स जो होते हैं, बड़े बड़े चट्टान के ब्लॉक्स जो होते हैं वो टूट टूट के बिखर जाते हैं, और इसी को बोला जाता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ये वर्ड भी आप याद रख लेना, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। क्लियर है? याद रहेगा ये सब चीज? ओके, तो ब्लॉक इंटीग्रेशन यानी कि पहाड़ टूट के ब्लॉक्स जैसे चट्टानों में टूट के बिखरते हैं, तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। और ग्रैनुलर वेदरिंग यानी कि छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाना रॉक्स का, तो उसको ग्रैनुलर वेदरिंग बोलते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको पूरा का पूरा मैकेनिकल वेदरिंग और क्या होता है मैकेनिकल वेदरिंग और क्या होता है उसके फैक्टर्स अलग अलग और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें, ग्रैनुलर वेदरिंग, ब्लॉक इंटीग्रेशन, ये सभी चीज हमने डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही,
और इसके अगला टॉपिक जो है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है केमिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग हमने पढ़ लिया, लेकिन दूसरा जो टाइप का वेदरिंग है जिसका नाम है केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग क्या होता है, किस हिसाब से उसके फैक्टर्स आते हैं एंड वो क्या होता है, ये सभी चीज डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। यानी कि फटाफट से मैं अगले लेक्चर नंबर 3 भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। जस्ट थोड़ा सा इंतजार करना है आपको, फटाफट से मिल जाएगा और उसमें बाकी को जो चीजें हैं बची हुई उसको भी फटाफट कंप्लीट करेंगे, कोशिश करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों एंड शेयर जरूर से कर देना। जो मेहनत करके हम लोग जो पढ़ा रहे दोस्तों, अलग से चीज हम लोग बता रहे हैं, एक्स्ट्रा चीजें भी बता रहे हैं, तो ये सही हाथों तक पहुंचनी चाहिए। तो इसमें आप एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमें कर सकते हो जस्ट शेयर करके। तो जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।